हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि जेआईबी की जो सॉफ्ट वर्जन है बुक का आ गया है। तो जैसा थोड़ा बहुत हमने एनालाइज किया उसमें क्या किया है, जो सीआईबी की जो रिटेल की बुक थी वही एज सच रखी है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो पीपीबी में उसमें कुछ चैप्टर उठाए हैं, ठीक है। बाकी रिमेनिंग वैसे ही रहेंगे। तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, एक जो इंडियन इकोनॉमी वाला है उसके लिए हम अलग से एनालिसिस आपको पूरा बताएंगे कि क्या चीजें हैं उसमें। ठीक है। तो आज का जो पर्पज है, आज का पर्पज है जो हमारा बेसेल है उसको समझना। अब ये बेसेल क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, ये श्रवण कुमार जी बोल रहे हैं नो वॉइस। ऐसा नहीं है, वॉइस आ रही है। मैं जूम से, दूसरे जूम से एज ए कैंडिडेट लॉग इन होके सुनता हूं। तो आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो आप तो यूट्यूब का लिंक दिया उससे चेक कर लीजिए प्लीज, है। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो बेसेल है, बेसेल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है क्योंकि जो बैंकिंग बिजनेस है, जो बैंक डूब जाते हैं, बैंकों में जो रिस्क है उससे लड़ने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो बेसिल ने जो नॉर्म्स बनाए हैं वो बैंकों को फॉलो करने होते हैं। आपके जेआईबी और सीआईबी के सिलेबस में सीआईबी का तो एक पेपर का 60% पार्ट यानी बीएफएम बेसिल है। ठीक है। बट इनिशिएट करने के लिए आपको बेसिक्स आते भी होंगे, बट हम जो आपको बताएंगे सिस्टमेटिकली बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट से बताएंगे। ठीक है। उसके बाद आप कोई भी मटेरियल देखते हो तो आपको सब बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। ऐसी सी बात की है। ठीक है। सीआईबी की तो कम से कम 30 क्लासेस बेसिल की होती हैं। ठीक है। तो सीआईबी वालों को तो एक एक चीज बहुत क्लियर करते चलनी है। जेआईबी वालों में क्या होगा, अगर एक चैप्टर नहीं करते 2 मार्क्स नहीं आएंगे, छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर मिस करते हैं सीआईबी वाले बेसिल क्लास तो बहुत नुकसान हो सकता है। और अब एक बात और है कि रिस्क मैनेजमेंट हमने बोला ऑप्शन लीजिए, तो बेसिल तो जहां दिख जाए, कोई चर्चा कर रहा हो सुनने लग जाओ, कोई सर्कुलर आया देखने लग जाओ, बुक है, कोई लेटर आया है, कोई रिटर्न मांगी है बेसल में, तो वो सब चीजों को बिल्कुल इन्वॉल्व कर लो। एक छोटे बच्चों की तरह, ये नहीं कि हमने आपको नोट कराया और आपने हमने आपने नोट किया और उसको पढ़ा, ऐसा नहीं। एक मतलब अपने अंदर लेके जाओ बेसल को। ठीक है। और बेसल का मैराथन सीरीज चलता है, काफी चीजें हम एक एक चीज उसमें क्लियर करते हैं। 400 अराउंड जो इसका सर्कुलर है बेसल का, ठीक है, वो उस तरह से होता है। तो ये जो श्रवण कुमार जी हैं, इनको आप लोग जो है, ये वॉइस क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास वॉइस आ रही है। ठीक है। और काफी लोगों को आ भी रही है, देख लीजिए। ठीक है। मैंने मैसेज भी लिख दिया है कि जो बेसल वॉइस है हमारी तरफ से क्लियर है। ठीक है। वॉइस हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और एक बात और कि आज हमने ये लिंक सभी को प्रोवाइड किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का एक्सटेंशन होना है करवा लीजिए, फिर कभी कोई मिस्टेक से आपके पास लिंक नहीं पहुंच पाता फिर आप परेशान होंगे। ठीक है। तो इसलिए जो अपग्रेडेशन है, आपको पता है कि पेपर बढ़ गए हैं, सिस्टम अलग हो गया है, और इस बार पेपर का पैटर्न में उसने फिल इन द ब्लैंक वगैरह की बात की हुई है। तो उनको देखते हुए अपना जो एक्सटेंशन कराना है वो करवा लीजिए। दूसरा, जो लोग जेआईबी वाले हैं, जिन जेआईबी पास कर लिया है, वो अगर इस क्लास में है तो वो लोग अपना जो सैटरडे संडे का जो ऑफर है उसको अवेल करते हुए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कोर्स को अपग्रेड करा लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर नहीं पाते, नहीं तो 6-6 मिनट तक और चैनलों में बस यही बात होती है कि इतना ये डिस्काउंट लगाओ और नहीं करो। ठीक है, चलो। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट के बाद आपको ले चलेंगे हम लोग पूरे सिस्टम पर। ठीक है। और ये जो है 2 सिटिंग की क्लास होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली। और उसके बाद मैंने बताया कि सीआईबी वालों के लिए तो क्लास बहुत लंबी तक चलती रहेगी। ठीक है। पीपीबी की बात करें तो उसके ये ए मॉड्यूल में ये टॉपिक रहता है पीपीबी में। और उसकी सीआईबी की बात करें अगर तो सीआईबी में ये जो बी मॉड्यूल है बीएफएम का,
वहां पर शुरू होता है यूनिट नंबर 10 से। बट जो कॉमन चीज है वो पहले जेआईबी के बुक के कंटेंट से कवर की जाएगी। बेसिक्स दोनों का सेम है, कोई चेंज नहीं है बेसिक में, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये जेआईबी की बुक है या सीआईबी की। और आप लोग कंटेंट को कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन कर लिए, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप लोगों को पता है, मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि केवल एमसीक्यू लास्ट में करिएगा, जिस समय आपको लगे कि ये टॉपिक आपका बढ़िया हो गया उस दिन करके देखिए। अदरवाइज तो यही है, तुक्का मार रहे हैं, ठीक। कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए चैप्टर शुरू करने से पहले। और मैंने एक रिक्वेस्ट और कही थी कि जो भी लोग क्लास ले रहे हैं, अगर आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो अपना कैमरा ऑन करिए और थोड़ा सा ऐसा रखिए कि आपकी अलर्टनेस उसमें दिखाई दे। और इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि आपका जो पीछे का सीन है वो किस तरह होना चाहिए, वो ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका पहनावा भी ठीक ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने सूट बूट पहना हो, बट नॉर्मल में इसमें रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको लगता है कि आपको देखा जा रहा है, ठीक है। और अटेंटिवनेस होने के लिए ये बहुत अच्छा वो है कि आप ऐसी जगह बैठ के पढ़े, जैसे अभी इस समय तो क्या है, वर्चुअल पढ़ रहे हैं लेकिन आप दिख रहे हैं सामने। अगर आप दिख रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपको थोड़ी सी सिंसियरिटी आएगी उसमें, ठीक है। कुछ लोगों ने खोला हुआ है कैमरा, बहुत बढ़िया। अंकुर धामी जी, आप क्या ब्रांच में हैं? अच्छा ठीक, गुड, कोई बात नहीं, चलो। चलिए बहुत बढ़िया, चल शुरू करते हैं फिर, ठीक है। जिन लोगों ने पहले ये वाली हमारी क्लास नहीं ली है बेसल की, उन लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है इस क्लास को ले प्रॉपर, एक एक चीज को देखते हुए। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस यूनिट को अभी 8 यूनिट है, लेकिन जो न्यू सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ठीक है। चलिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल 2 3 एंड ओवरव्यू। तो एन ओवरव्यू का मतलब हुआ बेसिक्स, एन ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ, बेसिक्स। बट इससे पहले इसको हमें समझना होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि रिस्क क्या है? कोई आंसर कर पाएगा? रिस्क क्या है? रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं? रिस्क क्या चीज होती है? तो रिस्क क्या होता है? एक अनफोर्सीन, जिसको आपने पहले से नहीं देखा, ऐसी कोई हैपनिंग, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, ठीक है। ऐसी कोई हैपनिंग जो आप पहले से एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे वो हो जाए, बट उसमें कोई आपको लॉस हो, ये भी जरूरी है। अब ऐसी तो घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं। कभी आप जा रहे हैं, अचानक से कोई दोस्त मिल गया, उसने आपको मिठाई खिला दी, ठीक है। लेकिन यहाँ वो घटनाएं, वो ऐसी जो अनप्लान्ड है, अनप्रिडिक्टेड है, अनफोर्सीन है, ऐसी वो इवेंट्स, वो इंसिडेंट, चाहे वो एक्सीडेंट हो, जिससे आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है। तो लॉस होता है, जैसे मैं ऐसा कहूं, क्या मैरिज में रिस्क है? बोलियो, आप लोग बोलिए। मैरिज एक रिस्की वेंचर है या नहीं है? इसका मतलब नहीं है, ठीक है।
यही मान लो। चलो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि रिस्क मैरिज के बाद हो या ना हो। ठीक है, तो अगर रिस्क होगा तो हम उसको उस तरह से पढ़ेंगे। ऐसे ही कोई भी काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, इवेंट होती, सब में रिस्क होता है। बट उस रिस्क को मैनेज करना, कि वो रिस्क, कोई भी अगर रिस्क है उस काम में, तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना। और ये 4 वर्ड लिख रहा हूं, इसको रट लो, बार बार इन वर्ड्स का जिक्र आएगा, खासकर से सीआईबी वालों। एक होता है रिस्क का क्या करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद रिस्क को क्या करना, मेजरमेंट करना। उसके बाद उसको कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करना। और लास्ट में उस रिस्क को क्या करना है, मिटिगेट करना, मिटिगेशन यानी कम करना। तो जितने भी लोग क्लास इस समय देख रहे हैं, ये 4 वर्ड को अगर आप देखते हैं, तो रिस्क का पूरा थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, तो उस थ्योरी में ये 4 बातें नॉर्मली बार बार आपसे सामने आएंगे। तो अभी बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को मेजर करना, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, और मिटिगेशन करना रिस्क का। ठीक हो गया। तो ये 4 चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रिस्क का क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां हमने एक एग्जांपल दिया था मैरिज में रिस्क, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग, अगर हम बहुत कॉमनली बात करें, तो बिजनेस ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस बिजनेस में रिस्क नहीं है। ठीक है। अगर कोई भी इवेंट में रिस्क है, तो रिस्क के भी टाइप होते हैं, रिस्क के भी टाइप होते हैं। कौन से रिस्क की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले रिस्क की बात करी, मान लिया किसी काम में हेल्थ का रिस्क है। ठीक है। किसी काम में सोशल रिस्क है, किसी काम में पॉलिटिकल रिस्क है, किसी काम में फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है। और किसी काम में साइंटिफिक रिस्क है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के रिस्क जो आप काम कर रहे हैं उसमें हो सकते हैं। बट हम अगर बात करेंगे, हम अब चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कौन से रिस्कों की, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। बीइंग एन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को जो सबसे मेजर रिस्क है, वो रिस्क कौन सा है, फाइनेंशियल लॉस का रिस्क है। क्यों, हम लोग किसी का पैसा लेके काम करते हैं, फाइनेंस को अरेंज करके काम करते हैं, और अगर हमें नुकसान होता है, तो वो नुकसान सीधा सीधा पैसों का ही नुकसान होता है। ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, इस फाइनेंशियल रिस्क की बात हो रही है। ठीक है।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग कवर करने की बात कर रहे हैं, और जो बेसल है, अब बेसल के बारे में थोड़ा सा बात कर। देखो 1974 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस मोस्टली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आया था। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर आया था। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर रिस्क आया, तो हमें पता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर रिस्क आएगा तो कैसा आएगा, फाइनेंशियल रिस्क आएगा। और उसमें बहुत सारे बैंक क्या हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे। और जब बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या हुआ कि लोग मिले जो अच्छी कंट्री थी। बेसिकली अगर बात करें G10 कंट्री, आपको पता है कि G10 कंट्री जो है वर्ल्ड में जो बहुत बढ़िया इकोनॉमिक कंट्री है या बड़ी कंट्री है, जिनकी इकोनॉमीज क्या है, बड़ी है, बिग इकोनॉमीज वाली कंट्री, और ज्यादा बैंकिंग सिस्टम भी वहीं डेवलप था। तो ये जो G10 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में, G10 कंट्रीज में जो बिग कंट्री थी, ये लोग मिले और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कुछ नॉर्म्स बनाए, कुछ ऐसा किया जाए कि बैंकों के फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने की कोशिश की जाए। तो ये लोग जहां मिले, उस जगह का नाम था बेसेल, स्विट्जरलैंड में। आपको पता है स्विट्जरलैंड में अधिकतर जो हेड ऑफिसेस हैं, मीटिंग्स हैं, स्विट्जरलैंड में होती हैं, ठीक है। तो ये जो बेसेल में मिले और इन्होंने इसकी एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, इसीलिए इनको बेसेल नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और जब शुरुआत की तो उसको पहला नॉर्म्स जब आया तो उसमें आया बेसेल 1, और इसमें जो कंट्री थी, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जापान, जापान ने इनकी बातें मानना नहीं मानी, मतलब बाकी लोगों ने कहा ठीक कह रहे हो आप। और इन्होंने उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि रिस्क से अगर हमें लड़ना है तो हमें अपना क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल मजबूत करना पड़ेगा। अब कैपिटल से मतलब क्या है, आपको पता है कि बैंक में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल होता है, वो कैपिटल कुछ इस तरह से होता है। देखो, जो हमने, अगर आपने वो क्लास ली है जिसमें हमने शेयर कैपिटल यानी कैपिटल मार्केट पढ़ाया था, तो कोई भी, वहां तो हमने ऑल टाइप ऑफ कंपनीज की बात करी, बट यहां पर हम जो बात करेंगे सिर्फ बैंकिंग कंपनी की बात करेंगे। और बैंकिंग कंपनी में ये जो कैपिटल है, जैसे अगर हम बात करें, नॉर्मली बात होती है शेयर कैपिटल की, बट कुछ यहाँ पे डेट कैपिटल भी होती है, जैसे डिबेंचर हैं, ठीक है, कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। तो बैंक के अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं रखे हुए हैं, रिजर्व्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं कि ढोलक तबला, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी बैंकिंग कर रहा है तो उसके पास इस तरह की क्या होती है, अपनी कैपिटल होती है, अपनी पूंजी होती है, जिससे बिजनेस क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। और ये बिजनेस स्टार्ट करते करते ग्रो करा जाता है। और ग्रो कैसे होता है कि जो भी प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं आपके इनिशियल कैपिटल पर ऐड ऑन होते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है, ग्रो होती है, प्रॉफिट होती है। और अगर सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर हमने 500 करोड़ से कोई बैंक स्टार्ट किया 2012 में, तो एवरी ईयर उसको कुछ प्लस या माइनस, प्लस 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 ऐसे हो सकता है। तो ये जो आपका प्रॉफिट और लॉस है, इसका नेट यहाँ पर क्या होता है, ऐड या माइनस होता था। लेट्स से ये 500 से बन गया 800 करोड़। तो आज की डेट में आपकी जो कैपिटल होगी वो ये होगी। और ये जो कैपिटल है, आपके जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस के ग्रो होने के साथ साथ भी बढ़नी चाहिए, ठीक है।
अगर बिजनेस आप बढ़ाते चले जा रहे लेकिन आपकी कैपिटल ग्रो नहीं करी, यानी प्रॉफिट एड ऑन नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए ये दिक्कत की बात है। ठीक हो गया। तो इसमें जो बात आ रही है हमारी, ये 500 करोड़ की जो बैंक की जो ये बैलेंसिंग है, मतलब कैपिटल है, वो ग्रो होके यहाँ पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस कैपिटल को इंक्रीज करते जाएं और हमें जो लॉसेस होते हैं, सपोज कीजिए कि इस बैंक को 100 करोड़ का लॉस हो गया, तो क्या होगा? -100 करोड़ तो होगा। यानी बैंक अभी भी सरवाइव कर रहा है, बट इसी बैंक को अगर लॉस 900 करोड़ का हो गया तो क्या होगा? तो ये बैंक करप्ट हो जाएगा, यानी खत्म बैंक, बैंकरप्सी हो जाएगी, यानी दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। और बैंकरप्ट अगर होता है बैंक, तो वो समझ लो डूब गया। तो बैंक डूबने का मतलब क्या है? उसका लॉस उसकी कैपिटल से ज्यादा हो गया। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर 800 करोड़ या 700 करोड़ की कैपिटल वाले बैंक को 900 करोड़ का लॉस कैसे हो जाएगा? इसे समझाता हूं मैं, ठीक है? कैसे होगा, देखो। 500 करोड़ से बैंक शुरू हुआ, इसको उसने बोला कैपिटल, यानी अपने या अपने पार्टनर या अपने जो पब्लिक से वो पैसा लेके बैंक शुरू हुआ। ठीक हो गया। अब बैंक जब शुरू होता है तो बैंक के बेसिक डेफिनेशन में बैंक या तो फायदा डिपॉजिट और एडवांसेस दो ही काम करता है, प्लस मिसलेनियस सर्विस करता है। तो आप में से मुझे आंसर चाहिए कि ये जो बैंक है, इनिशियली अगर 500 करोड़ से शुरू होता है, तो आफ्टर 10 ईयर या 5 ईयर, लेट्स से आफ्टर 5 ईयर इसका डिपॉजिट कितना होगा? कुछ भी एजम्पशंस आपने बताने हैं, बोलिए। और एक बात मैं और ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं कि ये जो बैच है कुछ बोलता नहीं है। शायद उसका कारण ये है कि मैंने आपको म्यूट किया हुआ है ना। ओहो, सॉरी। चलो, अभी मैंने म्यूट हटा दिया आपका, वो क्योंकि डिस्टरबेंस होती है ना, इसलिए। हाँ, चलो बोलिए। कुछ एक भी हजार एजम्पशन। 1,000। 1000। ठीक है। तो आपने जो फिगर बताई उससे ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि कैपिटल तो पीछे छूट जाती है। यानी कैपिटल तो आपका वो पैसा है जो आपने लगाया, और ये जो डिपॉजिट है ये कहां से आ रहा है आपके पास? पब्लिक से, गवर्नमेंट से, कहीं से, इंस्टीट्यूशन से आ रहा है। तो ये 1000 हो सकता है। 1000 की जगह कुछ समय चलते चलते कहाँ हो सकता है? 10,000 करोड़ हो सकता है। और इवन चलते चलते ये हो सकता है 2 लाख करोड़ भी हो सकता है। आपको अभी अगर अपने माइंड में रिवाइज करना हो कि आपके बैंक का डिपॉजिट कितना है, ठीक है? किसी भी बैंक का, किसी ने भी प्रमोशन की अगर तैयारी करी है, तो वो अपने बैंक की दो फिगर बता सकता है कि उसका कैपिटल कितना है और उसका डिपॉजिट कितना है। किसी ने भी अगर प्रमोशन की तैयारी करी है तो ब्रांच की पता है सर। ब्रांच का कैपिटल नहीं बता पाओगे, इसलिए ब्रांच नहीं चलेगा। अच्छा। मेरा पॉइंट समझे आप? हाँ जी, हाँ ब्रांच जी में सर। कैपिटल की फिगर नहीं होती है। जी सर। डिपॉजिट एडवांसेस होता है सिर्फ। हाँ, बस डिपॉजिट एडवांस, कैपिटल तो मेंटेन होती है एज एन पूरे, एज ए होल होती है किसी भी बैंक की। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ये सरप्राइज लग रहा है कि आप लोग अपने बैंक की कैपिटल और डिपॉजिट और एडवांस, तीन फिगर नहीं बता, और चौथा प्रॉफिट, ये चार फिगर आपको हमेशा पता होनी चाहिए। और नहीं पता है तो आज कोशिश करिए सर्च करने। क्यों? इसलिए सर्च करिए कि अगर आपको अपनी बैंक की ये स्थितियां पता है, हम्म। तो जो है आपको ये कॉन्सेप्ट जो आपको परेशान करते हैं एग्जाम में, वो बहुत क्लियर होंगे। अरे एक आध तो कोई बता दो बाबा। सर 1,039 करोड़ प्रॉफिट था इस बार। एक सेकंड है। आपका कौन सा बैंक है? पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध। कितना प्रॉफिट रहा है? 1,039 करोड़। 1039 करोड़ का तो आपका प्रॉफिट है। यस सर। अच्छा। सर क्या आपको कैपिटल मालूम। कैपिटल के बारे में पता है? कितनी कैपिटल है?
नहीं सर। अच्छा, कोई और बताओ। अच्छा, इधर के साथ डिपॉजिट, तो 3 फिगर मेरे को बेसिकली चाहिए थी कि आपकी कैपिटल कितनी थी, आपका डिपॉजिट कितना, और इस बार का प्रॉफिट आपका कितना हुआ। कोई और बता पाएंगे? अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका, कोई एक बैंक वाला बता दो। नहीं बताएंगे, चलो। अब मुझे आपके प्रमोशन की तैयारी करनी पड़ेगी लग रहा। चलो यहाँ देखो जरा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ? जी सर। ये मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट को लिया है, ठीक है। इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं नेटवर्थ की, जिसको हम लोग कैपिटल का फॉर्म देते हैं, देखो यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या आ गया, ये परेशानी है। देखिए, अगर मैं क्लासेस के दौरान आपको कोई चीज एक्स्ट्रा दिखाता हूँ, उसकी रेलिवेंसी बहुत होती है। और इवन केवल इस चैप्टर के लिए नहीं, हमारी क्लास को लोग क्यों कभी कभी पसंद कर लेते हैं कि हम चीजों को अंदर तक समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, ये स्टेट बैंक की बैलेंस शीट उठा रखी है मैंने। आप देखिएगा शेयर कैपिटल कितनी सी है, 892.46। 892 करोड़, ठीक है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने बोला आपको, जो आपने रिजर्व और सरप्लस है वो भी कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो टोटल नेटवर्थ कितनी है? 258। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2,80,000 करोड़, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो ये दिखाई दे रहा है आपको लाइबिलिटीज, टोटल। जो सिक्योर्ड लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, ठीक है। और नीचे दिखाता हूं मैं आपको, ये जो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वो लोन नहीं है जो आपने दिए हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, जो आपने पब्लिक से क्या ले रखा है, डिपॉजिट। क्या है ये? पब्लिक से। तो आपके पास अपनी जो कैपिटल है, अपनी कैपिटल कितनी है? 280। लेकिन आप पब्लिक से कितना उठाए हुए हैं? और ये जो उठाए हुए हैं एज, कैसे उठाया हुआ आपने? डिपॉजिट। तो आप देख पा रहे हैं कि 2,80,000 करोड़ का आपका नेटवर्थ है, लेकिन आपने पब्लिक से कितना उठा रखा है? 47.58 करोड़, लाख करोड़। और आपका अपना कितना वो है? 2.80 लाख करोड़। तो कितने मल्टीपल दिख रहा है आपको ये? ऑलमोस्ट 15 टाइम दिख रहा है ना। तो ये मेरा समझाने का मतलब ये था कि आप जो पैसा अपना लगाते हैं वो बहुत कंट्रोल में रहता है, और उसमें केवल आपका प्रॉफिट ऐड होता है। बट बिजनेस आप अपने कैपिटल से कितने गुना, ये स्टेट बैंक का दिखा रहा है, कितने गुना? ऑलमोस्ट 15 टाइम। 15 तो टाइम्स। अगर हम इसी चीज को यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, स्टेट बैंक की जो हमने एग्जांपल देखा, स्टेट बैंक का एग्जांपल हमने देखा, कैपिटल कितनी दिखा रहा है वो, टोटल जो कैपिटल दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट 2.80 लाख करोड़। सर हाँ, सर ये अनसिक्योर्ड लोन के तौर पे पब्लिक से कैसे पैसा उठाया सर? अनसिक्योर्ड लोन पे जो पैसा उठाया है, इसका मतलब बैंक ने कोई भी सिक्योरिटी उसको नहीं दी, जैसे सिंपल बैंक में जमा करने लोग आते हैं। अच्छा, अब बात आई सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं।
जब बैंक आरबीआई से, रेपो में या मनी मार्केट से या कहीं से भी कुछ बोरोविंग करता है ना, ट्रेजरी वाले जो करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या देता है बैंक उनको अपनी कुछ सिक्योरिटीज देता है, गिरवी रखता है उनके पास। जैसे रेपो का सुना है आपने? रेपो में क्या करता है बैंक? अपनी कोई भी सिक्योरिटीज को, जो एसएलआर से ऊपर की सिक्योरिटीज है, उनको देता है और वहां से पैसा मिल जाता है। तो अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड समझ में आया आपको? पब्लिक से जो भी पैसा ले रहा है ना, वो कैसा है? अनसिक्योर्ड है। पब्लिक से जो भी पैसा ले रहा है, क्या पब्लिक आपके पास जब 25,000 की एफडी करती है तो कहती है कि आप कोई प्रोमिसरी नोट साइन करके दो हमको, या कहती है कि जो ये ब्रांच में फर्नीचर रखा है इसको मेरे नाम गिरवी कर दो? वो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, तो 2 लाख करोड़ की कैपिटल और डिपॉजिट दिखा रहा है 47.5 समथिंग को, जो भी है लाख करोड़। ठीक है, तो अभी ये जो हम एग्जांपल बता रहे थे, ये बता रहे थे कि आपकी कैपिटल से कई गुना, यहाँ पे भी देखिए 500 करोड़ का कैपिटल है तो वो कितना 10,000 करोड़ का बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस इतना पैसा लोगों का लिए हुए हैं। अब जब लॉस होगा आपको, तो ये लॉस की भरपाई कहां से करेंगे आप बताओ जरा? रिजर्व एंड सरप्लस। इससे रिजर्व एंड सरप्लस, या मैं मोटा मोटा मान लूं कैपिटल से करेंगे। ठीक है, आप इनके डिपॉजिट से भरपाई नहीं करेंगे, पब्लिक को तो वापस करना है ना। और जैसे ही आपका लॉस 500 प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका बैंक किस कंडीशन में आ जाएगा? दिवालिया। ठीक है, अब ऐसा लॉस होता क्यों है? इसलिए होता है कि आपने इस मनी को 10,000 करोड़ को लोगों को एडवांस दे रखा है। तो 10,000 करोड़ में से मान लिया आपने 9,900 करोड़ का क्या दे रखा है? एडवांस दे रखा है। अब क्या आपका सारा पैसा डूब जाएगा? बोलिए। नहीं मैं ये मान नहीं लूं कि सर। 5% डूबा, मान लिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारा एनपीए कितना है, तो एनपीए होने का मतलब क्या वो पैसा डूब गया? सर प्रोबेबिलिटी होती है डूबने की। प्रोबेबिलिटी है कि वो डूब सकता है। जी। तो अगर मेरे बैंक का 5% एनपीए है, तो मोटा मोटा मैं अगर देखूं तो 490 समथिंग करोड़ हाँ जी। कितना होता है। लेकिन ये भी पूरा नहीं डूब रहा। तो इसमें से मैंने मान लिया इस 5 करोड़ के एनपीए में से, 500 करोड़ के एनपीए में से मान लिया मेरा 20% क्या हो गया? डूब गया। तो मेरा 100 करोड़ ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? नुकसान होगा। और वो नुकसान मेरा कहां से भरा जाएगा? कैपिटल से। ठीक है, तो अब मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये फिनोमेना चलता है। और हम लोग क्योंकि पैसों का ही व्यापार करते हैं, और पैसे पब्लिक से लेके क्या करते हैं? पब्लिक को देते हैं। ठीक है, सर एक सवाल है पब्लिक से। किसी एक सेकंड, किसी के माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं जरा आइडेंटिफाई करता हूँ। तृप्ति अंकुरधामी, तृप्ति की उससे आ रही है डिस्टर्बेंस से। चलो मैंने म्यूट कर दिया फिलहाल। हाँ सुरेंद्र जी, क्वेश्चन पूछिए। जी सर, सब डिपॉजिट बढ़ता घटता रहता है। मतलब किसी कस्टमर ने एफडी करा दी, एफडी तोड़ दी वापस, लेकिन एक फिक्स अमाउंट कैसे निकालता है बैंक कि फिक्स कितने पास है? वो एज ऑन डेट कभी भी निकालेगा। जैसे वो निकालेगा 31 मार्च को या किसी मंथ एंड पे। तो आज की डेट में बैंक के पास कितने लोगों का डिपॉजिट है और बैंक ने उसे कितने लोगों को कितने अमाउंट में एडवांस दे रखा है, इसके अगेंस्ट में बैंक की अपने पास क्या थी? अपनी कितनी कैपिटल थी। ठीक है, अब यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया उसमें इन तीनों आइटमों में सबसे ज्यादा चिंता का आइटम कौन सा है? एडवांसेस। अगर मैं 600 करोड़ की कैपिटल लेता हूं और 20,000 का मैं करोड़ का डिपॉजिट लेता हूं और उसमें से 15,000 करोड़ का मैं एडवांस कर देता हूं, और तो उन्होंने कहा
कि जब ये अमाउंट ही हमारा रिस्क को इंडिकेट करता है, इसकी एक सर्टेन परसेंट, इनिशियली बात करें तो कितने परसेंट, 8%, मुझे 8% रिक्वायर्ड है क्या, कैपिटल, इसको बोलते हैं एटलीस्ट। उन्होंने जो बेसल की जो मीटिंग बैठी थी, उन्होंने इस चीज पे चर्चा करी। उन्होंने कहा कि जो मेरा एडवांस है, और इस एडवांस का जो टेक्निकल नेम बेसल बोलता है वो क्या बोलता है, एसेट। ठीक है, इतने एसेट पर मुझको 8% का कैपिटल रखना है, तो इट इज कमिंग अराउंड कितने करोड़, 1200 करोड़। क्या ये बैंक बेसल के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर, जैसे 600 करोड़ कैपिटल होगी, 50,000 उसने लैंड कर दिया। हेलो, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। तो सर मैं ऐसा बोल रहा था कि मतलब ये पहले से डिसाइड होगा कि कोई बैंक अपनी कैपिटल का या अपने जितनी भी उसकी मतलब अनसिक्योर्ड है तो उसका कितना परसेंट लैंड कर सकता है, ये बाद में बहुत डिसाइड बढ़िया होगा। क्वेश्चन पूछा आपने। और हमारा बैंकिंग बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से अलग होता है। हमारे पास जो ये कैपिटल है ना, इस कैपिटल का कोई भी लिंकेज डिपॉजिट के साथ नहीं होता है। यानी कैपिटल का लिंकेज कभी भी किसके साथ नहीं होता है, डिपॉजिट के साथ नहीं होता है। मींस अगर मैं आज बैंक खोल के बैठता हूं और मैं कहता हूं कि 3 साल में डबल, क्या बोलता हूं मैं पब्लिक को, पब्लिक को बोल रहा हूं कि भैया पैसा लगाओ और 3 साल में क्या कर लो, डबल। तो हो सकता है कि मेरा इस फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कितना हो जाए, कितना हो जाए, 50,000 करोड़। 50 हो सकता है। सब लोग सारे बैंक से पैसा लाके कहां रख देंगे, मेरे बैंक में। लेकिन मैं ये वाला एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं निकालता हूं, क्या दिक्कत है कि मैं वो डबल करूंगा कैसे, कहां लगाऊं, क्यों डबल हो जाए। अगर आप पब्लिक को 3 साल में डबल दे रहे हैं तो आपको ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहां 2.5 साल में डबल हो जाए। इसलिए आप ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल सकते, बट फिर भी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो लिखता है 8.75% इंटरेस्ट, फिर भी डिपॉजिट आ गया उसके पास। तो डिपॉजिट अगर आएगा तो उसका रिलेशन इससे जरूर है। मींस कितना भी डिपॉजिट आ जाए, डिपॉजिट लेने के लिए आरबीआई ने कोई भी कैप नहीं बना रखी है, कितना भी डिपॉजिट ले लो। बट आप डिपॉजिट लोगे कितना अल्टीमेटली, बोलो कितना लोगे जिसको आप क्या कर पाओ, जिसका 8% एडवांस कर पाओ। क्या कर पाओ इसको, एडवांस कर पाओ। ठीक है, तो एडवांस कर पाने के लिए आपको लोन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आना पड़ेगा। आपके वहां ब्रांचें होनी चाहिए, आपके लोन बांटने की टीम होनी चाहिए, और ऐसा लोन बांटना है कि जिससे पैसा आपका डूबे नहीं। तो यहां कैपिटल से डिपॉजिट का कोई लिंक नहीं है, बट इनका लिंक है। क्या लिंक है इसमें भी, मैक्सिमम आप 20,000 करोड़ में से कितना एडवांस बांट सकते हो, कोई बता सकता है? बहुत सिंपल आंसर है इसका, कि जो भी आपका डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं एनडीटीएल। इस एनडीटीएल का सर्टेन परसेंट आपको क्या रखनी पड़ती है, क्या रखनी पड़ती है, CRRS वाला। और सर्टेन परसेंट क्या रखनी पड़ती है, एसएलआर। अगर हम आज की तारीख में बात करें तो 18% तो एसएलआर है। सीआरआर कितना है इस समय, 4.5 है ना शायद, ठीक है। तो 22.5%, यानी इतना मनी तो आपका रिजर्व हो गया। तो जो हम एग्जांपल दे रहे थे 10,000 20,000 करोड़ में, 20,000 करोड़ में इतना वहां चला गया, तो आप एडवांस कितना बांट सकते हैं, मोटा मोटा कितना हो जाएगा,
है कितना? 78 नहीं, जो बांट सकते हैं आप। 77.5। नहीं भाई, 20,000 करोड़ में आप इतना रोक लिए ना। ऑलमोस्ट 70%, 8% आपको रिजर्व रखना है ना सर, वो हाँ, वेसल के हिसाब से। नहीं, कितना रखना रिजर्व? 8% जो वेसल का नियम है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसको देखो, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। बेसल का जो रिजर्व रखना है उसका डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं, पहली बात। मैं अभी आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका एनडीटीएल 20,000 है, तो आप उसका इतना परसेंट तो बांट ही नहीं सकते। ये वाला हिस्सा आप कितना बांट सकते हैं उसका? ऑलमोस्ट 77% मान लो। तो 77% कितना हो जाएगा हमारा? 15,400 करोड़। इतना बांट सकते हैं, ठीक है। और हमने ऊपर एग्जांपल में कितना बांट रखा है? ये कितना बांट रखा है? तो सही बांट रखा है या कम बांट रखा है? सही ठीक है। बांट रखा है। ठीक है सर। हम इसको कभी भी अपने इससे ज्यादा, ये जो है इसको हम बोलते हैं लोनेबल फंड। क्या बोलते हैं? लोनेबल फंड। और ये जो होते हैं आफ्टर सीआरआर और एसएलआर के बाद बचता है हमारे पास। और इसी को हम लोग लोनेबल फंड को क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे पास 15,400 करोड़ रुपए है, इस फंड का हम क्या कर सकते हैं जरा बताइए। हमारे पास एक ही ऑप्शन नहीं है, कई ऑप्शन है। हम या तो इसको कहाँ लगा सकते हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, या हम इसको कहाँ लगा सकते हैं? फॉरेक्स में, या हम किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं, या हम इसे पब्लिक को एज ए लोन एंड एडवांसेस दे सकते हैं, और या कुछ मनी को हम लोग एज कैश अपने पास रख सकते हैं। तो अभी आपको एक बात समझ में आई कि मेरे पास जो लोनेबल फंड था उसको मैं डिप्लॉय कहां कहां कर सकता हूं। ये बात समझ में आई किसी को? एक एक कॉन्सेप्ट जब बड़ी क्लास होती हैं, आगे क्लास होती हैं, तो उस समय रिवाइज होता है कि मैं 20,000 करोड़ पब्लिक से लेके बैठा हूं, जिसमें से 4,600, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट है, इतना मुझे क्या रखना है? सीआरआर एसएलआर रखना है। बाकी मेरा 15,400 मेरा कौन सा फंड है? लोनेबल फंड है। उस फंड को मैं, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं चाहूं तो कहां जमा कर दूं सारा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। मैं चाहूं तो कुछ पैसा फॉरेक्स में लगा लूं। मैं चाहूं तो कुछ पैसा जो अदर मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है उसमें लगा लूं। मैं चाहूं तो उस पैसे को लोन से एडवांस में बांट लूं। मैं चाहूं तो मैं उस पैसे को कुछ भी ना करूं। आप एज ए बैंकर इस पैसे का क्या करेंगे? बोलो। कोई भी आप में से एक बंदा मुझे इस 15,400 का बाइफर्केशन अपने आप दे दे। गलत सही से मतलब नहीं है मुझे अभी, गलत सही तो मैं बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपका। आप बताओ 15,400, कोई भी एक जना बोलना शुरू कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना लगाओगे? सर 50% लगा सकते हैं इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। नहीं, परसेंट नहीं, मुझे अमाउंट बताना है आपने। अमाउंट 7700। 7,700 में लगा देता हूँ आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ठीक है, और बोलो अगला पॉइंट। अरे ये पैसा मैं आपसे मांग थोड़ी रहा हूं। आप सामने पैसा रखा हुआ लगा नहीं पा रहे हैं? सामने शाहरुख खान बैठेगा तब लगाओगे ना, चमत्कार की तरह। अरे बोलो भाई। 2000 फॉरेक्स में। कितना? 2000 2,000 फॉरेस्ट में लगा दिया। और डेप्थ में 1000
डेट में 1000 लगा दिया। और 10,000 एडवांस। 3000 एडवांस लगा दिया और बाकी कैश हो गया ना। 7 2 9 1 10 3 13 700। तो यहाँ पे 1700 यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये आपने मुझे आंसर दिया। अब मुझे एक बंदे के आंसर और चाहिए, और कुछ भी बोल दो, मतलब कोई भी फिगर बोल दो, इसका टोटल 15,400 हम कर लेंगे। बोलो दूसरा बंदा कोई बोलो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 2,000 करोड़ दे दीजिए। 2000 करोड़ लगा दिया। ठीक है, फॉरेक्स में 5,000, 5000 लगा दिया। डेट में 1,500, 1500 यहाँ लगा दिया। लोन में सर लगा दीजिए 7,000। 7000 लगा दिया। तो ये हो गया 7 5 12 14 15 15,500 हो गया। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैश में नील कर देते हैं और इसमें एक फिगर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, डेट इसको हम, इंस्ट्रूमेंट को 1,400 कर लीजिए। हाँ ठीक है, 1400 कर दिया। ठीक हो गया, आप यही कर सकते हैं ना। अब देखो, अगर आपको बेसल समझना है तो ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है इसमें आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं अलर्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप नहीं समझना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बैंक को हम लेके चल रहे हैं, हमें बैंक चलाने के लिए आरबीआई की बात माननी है, हमें बैंक चलाने के लिए बेसल की बात भी माननी है। ठीक है, तो बेसल की बात जो माननी है, हमें ये पूछना है आपसे कि ये वाला चेयरमैन अच्छा है 1 नंबर वाला, या 2 नंबर वाला चेयरमैन अच्छा है। आपको ये आंसर देना है मेरे को। सर 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, क्या रीजन है? क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस में हमने 7,000 लगाए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम तो वहां से ही आएगी। बिल्कुल ठीक है, वेरी वही गुड। तो बिजनेस है। बिल्कुल, देखो जो आपने 20,000 करोड़ पब्लिक से लिया है, उसमें पब्लिक को क्या देते हैं? क्या देते हैं पब्लिक को? इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट 0% भी देते हैं, 2.7% भी देते हैं, 6% भी देते हैं और 8% भी देते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फंडिंग कॉस्ट। अगर आपका बैंक कासा में अच्छा काम कर रहा है तो फंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन आपके वहाँ एफडी और अदर सिक्योरिटी वाले जो जिसमें ज्यादा रेट है वो ज्यादा है, तो आपको फंडिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। अगर मैं ऑन एवरेज ये मान लूं कि आपको फंडिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 6%, तो 6% अगर फंडिंग कॉस्ट पड़ रही है तो आपको पूरे साल में कितने करोड़ रुपए देना पड़ता है एज एन इंटरेस्ट? 1200 करोड़। आपको इस दोनों वेंचर से कम कितना इंटरेस्ट आपको अर्न करना है? 1200 करोड़। और इससे ज्यादा क्यों? आपके कुछ क्या होते हैं, कॉस्ट लगती है। कौन सी कॉस्ट बोलते हैं उसे? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कॉस्ट, आपका बिजली पानी सैलरी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कॉस्ट को वसूल करना है, इंटरेस्ट वसूल करना है, और उसके बाद कुछ और वसूल करना है जिसको आप लोग क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो कोई बिजनेस ऐसे ही होगा ना बैंकिंग का। तो अभी एक आंसर आया कि नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं ये वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों? बताता हूं। इसने क्या किया कि जो यहां पे 700 किया, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसमें आज रेट मिल रहा कितना, 6.99। दूसरा, फॉरेक्स में उसे अर्निंग हो रही है कितनी, 8% की। डेट में हो रही है 5% की, और लोन्स दिया है उसने 13% में, और इस पे कितना परसेंट है, 0%। तो ओवरऑल ये देखना है हमको कि ये अमाउंट जो हायर अमाउंट है, या ओवरऑल जो इसका नेट अमाउंट है, अगर वो इससे थोड़ा सा भी प्लस है, थोड़ा सा भी, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालना है प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट दे देना है, तो बेस्ट होगा। उसका रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बंदे को
आपके लोन्स और एडवांसेस जो कि डूबने का चांस है, वो क्या है रिस्क? बोलो। ज्यादा है। हाई रिस्क। कम है। कम है। कम होने का मतलब बताना, मेरा कहने का मतलब है कि कितना डूब सकता है इसका पैसा, मैक्सिमम बताइए। 3,000। 3000। इस बंदे का पैसा ज्यादा डूब सकता है। तो बेसेल के अकॉर्डिंग कौन सा बैंक रिस्क में है? 2 वाला। सेकंड 2 वाला। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेसेल की जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आपकी इन चारों एक्टिविटी में कैलकुलेट की जाती हैं। जैसे ये वाला कौन सा रिस्क है? देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा अलर्ट हैं। ये वाला बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। कौन सा बोला जाता है? क्रेडिट रिस्क। ठीक है। और ये तीनों बोले जाते हैं कौन सा रिस्क? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क। ठीक है। और इन सब काम करने के लिए जो आपने अपने स्टाफ रखे हैं, सब कुछ रखे हैं, ओवरऑल जो एक रिस्क होता है उसको कौन सा बोलते हैं? ऑपरेशनल। अभी आपको समझ में आया बेसल क्या कहता है? यस। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया कि बैंक कैसे काम करता है, कहाँ पैसा से लाता है, कहाँ ले जाता है, और क्यों उसमें रिस्क है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आप ये चीज बहुत ध्यान से समझ रहे हैं तो आगे पढ़ने में कोई दिक्कत है ही नहीं हमको, बिल्कुल भी। ठीक है। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि यहां पर इसको क्रेडिट रिस्क हो रहा है, ठीक है, यहां पर उसको मार्केट रिस्क हो रहा है, और ये जो तीनों रिस्क है, इस रिस्क के अगेंस्ट आपको क्या मेंटेन करनी है? क्रेडिट रिस्क के अगेंस्ट, मार्केट रिस्क के अगेंस्ट और ऑपरेशनल रिस्क के अगेंस्ट में आपको क्या मेंटेन करनी है? कैपिटल। ठीक है। और ये जो कैपिटल मेंटेन करनी है इसको बोलते हैं कैपिटल रिक्वायर्ड। एज पर बेसल नॉर्म्स कितनी रिक्वायर्ड है? 9%। नहीं, 8%। एज पर बेसल 8% है। ठीक है। बट आरबीआई ने कहा कि हम लोग कितना रखेंगे? 9%। 9%। आरबीआई ने कहा कितना रखेंगे हम लोग? 9। 9% रखेंगे। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो बेसल पढ़ना है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, ऑपरेशन रिस्क क्या होता है, इसमें क्या चीज होती है, किस तरह कैपिटल मेंटेन होती है, कितने % मेंटेन करनी पड़ती है, ये सब किसने बताया हमको? बेसल। बेसल ने बताया। ठीक है। और ये जब भी पहला हेलो। वाला जो इनका कॉन्सेप्ट आया था, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? बेसल 1। और ये चलते चलते ये 1999 तक कंप्लीटली ये हो पाया था इम्प्लीमेंट, मतलब इसका एक तरह परफेक्शन आ गया था। फिर और चेंजेज आए। वो कब आए? 2004 में। वो कौन सा बेसल था? बेसल 2। और फिर और चेंजेज आए। वो कौन सा बेसल है? 13। मीन्स बेसल 1 का मतलब जो इनिशियली नॉर्म्स आए, बट इन नॉर्म्स में बीच में कुछ ना कुछ नॉर्म्स क्या होते गए? ऐड होते गए। फिर जब मेजर चेंजेज आए तो वो बेसल 2 कहलाया। फिर और मेजर चेंजेज आए, बेसल 3 आए। एक अमेरिका में इंडियन है, अमेरिका में हमारी एक स्टूडेंट है, कुछ नीलम अरोड़ा समथिंग ऐसे नाम है सर। तो उसका एक बार मैसेज आया था कि हमारे वहां बेसल 4 की तैयारी शुरू हो गई है। मीन्स कि और कौन कौन सी चीजें न्यू आ सकती हैं उस पर बात होने लग गई उनकी। तो जैसे ही बेसल के नॉर्म्स आएंगे तो वो इम्प्लीमेंट इमीडिएटली कर देंगे। ठीक है। आज की डेट में देखें तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 31 अक्टूबर 2022 से बेसल जो है इंडिया में कैसा इम्प्लीमेंट हो गया? फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो गया इन ऑल रेस्पेक्ट। कुछ चीजें 2019 में होनी थी लेकिन ड्यू टू कोविड उसको थोड़ा एक्सटेंड कर करके यहाँ पे ले आया गया है। अब हमारे वहां, अरे एक गलती होगी छोटी सी, 31 अक्टूबर नहीं है, क्या है बताओ जरा।
क्या है? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है। जो 30 सितंबर का क्वार्टर एंड हुआ है ना हमारा, तो 1 अक्टूबर से बेसल के सारे नॉर्म्स हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्म्स हैं, इसमें बात क्या हुई? इसमें बात इस बात की हुई कि कैपिटल कैसे मेंटेन करनी है, कैपिटल के टाइप। और एक सरप्राइजिंगली मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बेसल की बात करूं, बेसल के अकॉर्डिंग इन दोनों बैंकों में से कौन सा बैंक ज्यादा रिस्की है बेसल के अकॉर्डिंग? सेकंड बैंक। पहला बैंक है 3000 करोड़ वाला, दूसरा बैंक है 7000 करोड़ वाला, ठीक है। बताओ कौन सा है? 7,000। 7 करोड़। इसका आंसर तब तक नहीं दे सकते जब तक मैं इसको, इस टेबल को पूरा नहीं करता। मींस इसके वहां एफडी लोन है 500 करोड़ के, एग्रीकल्चर लोन है 2000 करोड़ के, और इसको 1000 कर देता हूं मैं। और 1000 करोड़ का क्रेडिट कार्ड है, और पर्सनल लोन है इसके वहां 500 करोड़। दूसरा बैंक, इसके वहां 4000 करोड़ का तो एफडी लोन है, 2000 करोड़ का ये है, और 500 करोड़ का ये है, और 500 करोड़ का ये है। अभी आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? हाँ जी। कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मुझे इस अमाउंट से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि एफडी लोन पर एक और नया वर्ड आ गया है, इसको बोलते हैं रिस्क वेट। क्या बोलते हैं? रिस्क वेट कितना है, यानी मैंने जो लोन, जो काइंड ऑफ लोन दिया हुआ है, वो कितना रिस्की है। ये आरबीआई ने बता रखा हमको, बेसल ने बता रखा है कि अगर आप एफडी पर लोन देते हैं तो वो कितना रिस्की है? 0%। 0%। 0%। एग्रीकल्चर पे देते हैं तो 100%, पर्सनल पे देते हैं तो भी 100% है, और क्रेडिट कार्ड पे देते हैं तो 200 25% है। इसको बोलते हैं रिस्क वेट। तो यहां ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनका नाम होता है एसेट। क्या नाम है इनका? एसेट। अब मैं इसको टेबल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि जो मेरा पहला बैंक है और मेरा दूसरा बैंक है, देखो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसे समझेंगे कई लोग तो मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। क्या कि मेरा जो पहला बैंक है, अगर मैं उसमें रिस्क वेट अप्लाई करता हूँ इससे इधर, तो मेरा ये पहला बैंक का जो रिस्क वेट अप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 0। दूसरे बैंक का कितना हो जाएगा? 0। पहले बैंक का कितना हो जाएगा? ये मेरा 1000, और दूसरे बैंक का कितना हो जाएगा? 2000। 2000। पहले बैंक का 500 और दूसरे बैंक का 500, ठीक है। तीसरे बैंक का जो ये पहले बैंक का ये हो जाएगा 1250, और दूसरे बैंक का हो जाएगा 750, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरा आता है 2750, और ये मेरा आता है 3250, ठीक है। जब मैं ये कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरा जो ये 1 और 2 टेबल है, इट इज नोन एज RWA। किस नाम से जाना जाता है? RWA। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, पूरे कॉन्सेप्ट में ये चलता रहेगा। और ये मेरा क्या था? A। ये मेरा क्या था? A। लेकिन ये मेरा क्या हो गया? RWA। तो आप देख रहे हैं कि इसका RWA कितना है? 2750। दूसरे बैंक का RWA कितना है? 3250। अब हम बोलेंगे कि मेरा कौन सा बैंक ज्यादा रिस्क में है। कौन सा रिस्क में ज्यादा है बताओ? फर्स्ट। बी वाला। नहीं, फर्स्ट नहीं,
बी। अब आप B इस जब- टोटल से कंसर्न रखेंगे, ठीक है, और इसका आपको क्या मेंटेन करना है? 9%. Okay. Yes, sir. और जो ये 9% मेंटेन करना है, इसी को हम बेसल के अकॉर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेसल के अकॉर्डिंग? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। हाँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस बैंक को कहूं कि इसके अगेंस्ट जो मेंटेन कर रहा है 4%, इसको क्या बोलते हैं? पुराना कोई स्टूडेंट बैठा है, बताओ जरा। अब मैं बेसल आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी कहीं ये लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन आगे आएगा लिखा हुआ, इसलिए यही समझ लो इसको। लिवरेज सुना तो होगा नाम आपने, कोई ऐसा है जिसने नाम सुना लिवरेज रेशियो? Yes, sir. सुनिए सर। लिवरेज रेशियो डायरेक्ट आपके जो एसेट्स हैं उस पर निकलता है, लेकिन क्रार किस पे निकलता है? रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। रिस्क जो वेटेड क्रार निकलता है वो रिस्क वेटेड एसेट पे निकलता है। और कैसे निकलता है कि आपने किस कैटेगरी में लोन दिया है, उस लोन में कितना रिस्क वेट है। 1 + CPH 2401। ये बच्चे को पढ़ाने की फीस तो दी नहीं है आपने, आप बच्चे को बेसल पढ़ा रहे हैं अभी से। अरे थोड़ा कंट्रोल रखो भाई। तो क्रार होता है जब आप अपने एसेट में रिस्क वेट लगा करके उसको कन्वर्ट करके निकालते हैं, और अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो उसका नाम क्या है? लिवरेज रेशियो। ये दोनों ही रिस्क पे कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के तरीके हैं। लिवरेज रेशियो भी निकालना है आपको। और कोई मुझे बताएगा ये कौन से बैंकों के लिए मस्त होता है? स्मॉल फाइनेंस, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। नॉर्मल बैंक के लिए तो 3.5 होता है, लेकिन जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है उनके लिए कितना मेंटेन करना होता है उनको? 4%, ठीक है। तो क्या आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस। जी सर। और एडवांस ये जो हमारा ये प्रोफाइल बना हुआ है, इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने के लिए बहुत सारे एंगल चेक करने पड़ते हैं। कैसे? कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, बाइफरकेशन में किस चीज में कितना रिस्क वेट है। ये सारे एंगल देखते हुए आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। और क्योंकि बेसल के बहुत सारे एंगल हैं, उन सबको समझना, और ये काम कहां पर होता है? ब्रांच में नहीं होता। कहां होता है ये काम? हेड ऑफिस में। ये आपके जो आपका सेंट्रल ऑफिस, हेड ऑफिस होता है, हेड वो ऑफिस। लोग इस काम को करते हैं, लेकिन हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़। तो दोस्तों कैसा लगा इतना समझना? अभी हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर में इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ फ्रूटफुल रहा? आप लोग बिल्कुल। बताइए जरा। बिल्कुल, Yes. बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था सर। यस सर, यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग था। 9% वाला बताना जरा। क्या कह रहे हैं? सर ये 9% वाला ऊपर बताना सर, ये RWOA और CRAR पे हाँ, थोड़ा बता सा। देता हूं मैं। देखो, आपने जो भी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उस जी सर। पोर्टफोलियो में रिस्क वेट कितना है, ये आपको चेक करना है पहले। जैसे मैं इसमें आपका जो FD के लोन होते हैं उसमें रिस्क जी। वेट कितना रखा हुआ है? 0, क्योंकि सारा सिक्योर्ड होता है।
जी एग्रीकल्चर में माना हुआ है कि भैया जितना भी लोन दे रहे हैं उतना डूब सकता है, पर्सनल लोन भी जितना दे रहे हैं उतना डूब सकता है, बट जो क्रेडिट कार्ड का लोन है उसमें रिस्क वेट उन्होंने बढ़ा के बता दिया। क्यों? कि जितना जी पैसा वो तो डूबेगा डूबेगा, और चांसेस ऑफ डूबना जो है ज्यादा होता है वहां पे। तो डूबने के चांस अगर ज्यादा हैं तो उसमें रिस्क वेट उन्होंने बेसिल ने क्या किया, बढ़ा दिया। 120 कर दिए। ठीक है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं, आप बता सकते हैं हाउसिंग लोन में जो रिस्क वेट है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, मैंने कहा ये एग्रीकल्चर का लोन नहीं है, ये मैंने लोन किस में दे रखा है, हाउसिंग लोन में। सब लोग अटेंटिव हो जाए जरा, मैंने कहा हाउसिंग लोन में दे रखा है। और अब आपको बताऊं, हाउसिंग लोन में जो रिस्क वेट है मैक्सिमम 50% है। तो ये जो 1000 है ये कितना हो जाएगा, 500 500, और ये कितना हो जाएगा 1000 1000। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम एडिशन करते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, पूरा तीनों मिलाएंगे जरा, 2250 कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, 22. अब बताओ कौन सा बैंक ज्यादा रिस्की है, दोनों सेम हो गए, समझ रहे हैं? तो पोर्टफोलियो को मिक्स अकॉर्डिंग आपका कोई भी बैंक ज्यादा रिस्की, कम रिस्की या बराबर रिस्की हो सकता है। तो बैंक जो ऊपर लेवल पे क्या करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को इस तरह मेंटेन करते हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट है रिस्क वेटेड। और एक बात और, जैसे यहाँ पर हम 27,500 ले रहे थे, इंटू 9% कर रहे थे, तो इनका 9% कितना होगा, ऑलमोस्ट इतना होगा, 47.9। ठीक है। और इस बैंक की हमने कैपिटल कितनी ली थी स्टार्टिंग में, 500 तो क्या ये बेसिल के नॉर्म्स को पूरे करता है? यस करता है। आपकी सीआरआर की करार की रिक्वायरमेंट थी कितनी, 247.5, और इसने मेंटेन कितना किया, 500। ओके, अच्छा बैंक है तो भाई, ठीक है। और यहीं पर अगर हम इसको कोई जो इसका जो RWA आ रहा है, इसी का RWA अगर 6000 करोड़ आ जाता तो उसका 9% कितना होता है, 540. इतना रिक्वायरमेंट है। तो ये बैंक बेसिल के अकॉर्डिंग ठीक था, नहीं. नहीं तो इसे क्या करना पड़ता है, अपनी कैपिटल या तो क्या करनी पड़ती, इंक्रीज करनी पड़ती, या लैंडिंग कम करे, लैंडिंग कम करता, या लैंडिंग का पोर्टफोलियो चेंज करेगा। क्या करेगा, पोर्टफोलियो, कि जो लेस रिस्की एडवांस है उसे बढ़ाएगा और ज्यादा रिस्की वाले को क्या करेगा, कम करेगा। गोल्ड लोन. ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है ना, बैंक कैसे मेंटेन करते हैं सब कुछ। यस सर टाइम के साथ साथ जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली बैंक अपना कैपिटल बढ़ा सकता है साथ साथ, राइट? वो बट नेचुरल बढ़ेगा। क्यों? जब बिजनेस आपका बढ़ रहा है तो आपका क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आपकी जो पुरानी वाली कैपिटल है उसमें क्या होता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा। तो 500 करोड़ से आपने बैंक शुरू किया, अभी हमने देखा कि बैंक ने अपनी कैपिटल कितनी बना दी थी, 2.8 लाख करोड़। तो बैंक जब शुरू हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कितने रुपए से शुरू हुआ होगा, अंदाजा बताओ तेरा। 100 करोड़. अरे नहीं, मेरे ख्याल से एक मोटा सा अंदाजा था, जिस समय पे बैंक शुरू हुआ था आज से 150 साल पहले या 200 साल पहले, उस समय हो सकता है 20,000 रुपए से शुरू हुआ हो, और आज 2.8 लाख करोड़ रुपए हो गए। कैसे हुआ ये सब कुछ, बोलो कैसे हुआ, प्रॉफिट से हुआ। ठीक। तो आज मैंने आपको बैंक का
बिजनेस मॉडल, बैंक में कैपिटल लाना, बिजनेस करना, प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक है, ये सब करते करते, इसको इंक्रीज करते करते एक बैंक कैसे चलता है और बैंक जो चलता है उसका बेसल से क्या लिंक है, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लगातार क्लास लेना पास होने का गुरु मंत्र है। आप अपना टाइम कैसे भी मैनेज करें। आपको पता है कि सैटरडे संडे को नाइट को क्लास क्यों नहीं लेते हम? कोई बताएगा? घूमने जाओ। हाँ, चाहे आपको आउटिंग पे जाना है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बंदा 11-10 बजे कहीं पे भी घूमने नहीं आता। हाँ, जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जो बाजार जाना है वो काम आपका 12 बजे बाद ही होता है। ठीक है, तो मैनेज आप लोग करें। ठीक है, कोई अगर जाते भी हैं तो उसको बाद में आके वीडियो देखना है, लेकिन लाइव वीडियो देखने से ज्यादा रिटेंशन रहती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, और जिन लोगों ने रिन्यू नहीं कराया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑफिस का नंबर है वहां पे रिक्वेस्ट भेज के वो करा ले। अच्छा, इसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, सर इसका पीडीएफ, जिससे आप अगर रिवाइज करना चाहें कुछ, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, इसका मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में दे दूंगा। और कल भी क्लास इसी तरह होगी। कल थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्लास को, हम 9 बजे कर लेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हमें आगे बढ़ाना है। और नई बुक्स आ गई है, उसका बहुत जल्दी हम लोग रिव्यू बना करके देंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, केवल पेपर बढ़ गए हैं। ठीक है, और जेआईबी वाले तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। क्यों? क्योंकि रिटेल बैंकिंग का जो पेपर है पहले से ही जेआईबी के जो पुराना सिलेबस था उसका 60% पहले से ही सेम था वो। जी इसलिए सर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। सब लोगों का पास होगा अगर आप रेगुलर रहेंगे तो। सर ठीक है, बोलो। लास्ट 2 क्लास की भी डाल दीजिए आप ग्रुप में लिंक। हाँ, वो रिकॉर्डेड जो ये पीडीएफ है जी सर। उसका शायद पीडीएफ पीडीएफ नहीं नहीं डाला सर, है। ये रिकॉर्डेड क्लासेस रिकॉर्डिंग क्लास तो डल गई होंगे, ग्रुप में नहीं है रिकॉर्डिंग सर। क्लास तो डल जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको। आपका जेआईबी सीआईबी है? सीआईबी है सर। सीआईबी। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस बात से परेशान ना हो कि सब मैं तो जेआईबी हूँ, मैं तो सीआईबी हूँ। ये बात कोई कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि हम, मतलब मैं 27 ईयर से बैंकिंग में हूँ, और जेआईबी सीआईबी हमने भी किया था 1999 में। ठीक है, तो हमें पता है कि, और 13 साल से 14 साल से पढ़ा भी रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी चीज कब कहाँ पढ़ानी है और कैसे करनी है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे सीआईबी में ही दिखाता हूँ मैं। तो मैं जब, जैसे ही आप कंटेंट में जाएंगे ना अपने कोर्स के, तो उसमें देखो लिखा हुआ मिशन सीआईबी जून लिखा हुआ, देखो। ओल्ड लेक्चर है, अभी हमने हटाए नहीं, क्योंकि कई सारे अभी जब न्यू सिलेबस आएगा तो उसमें कोई चीज पुरानी भी है तो वर्क की जाएगी, बाद में हटाई जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे खोलेंगे तो देखो इसमें 2 इसके एबीएम के वीडियो, 4 बीएफएम के वीडियो दिख रहे हैं यहाँ पे। जी सर। तो इसमें आप देख लेंगे। और एक चीज और है, ये नीचे जो यूट्यूब प्लेलिस्ट लिंक है इसका यूज करना बता देता हूँ मैं। जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर फॉर यूट्यूब मेंबर, फॉर ऐप सब्सक्राइबर, तो जब आप ऐप सब्सक्राइबर वाले को खोलेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, फाइलें दिख रही है यहाँ पे, जी सर। दिसंबर 22, जून 22, ऐसी आपकी भी फाइल आ जाएगी। और जब आप उस फाइल को ऐसे खोलेंगे तो पीडीएफ है, उसे खोलेंगे तो उसमें लिंक दिखाई देंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको खोल के आप YouTube के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको ऐप में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो जैसे कोई भी आप वीडियो से क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे वो YouTube खुल जाएगा उसका, उस वीडियो का। उसको बढ़ा के घटा के जैसा भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, और रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ोगे तो ज्यादा आसान है, और नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा सा टफ तो पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।